अध्यक्ष रह चुकी हैं। सीपीएम से एक ज़माने में अक्सर से एमएलए भी रह चुकी हैं। हमारी पार्टी की सेंट्रल कमेटी मेंबर है। अध्यक्ष मंडल है अभी कितना 13 साथियों का एक अध्यक्ष मंडल के द्वारा सम्मेलन का संचालन हुआ है। गुजरात जी दरभंगा के सचिव तो हैं ही, बाकी अभी सम्मेलन चल रहा है, इसलिए बहुत कुछ कहना तो आप लोग बाद में खींच लें। खास सवाल कुछ कहने की स्थिति में होंगे। क्या सम्मेलन का पहले तो उद्देश्य बता दीजिए सर। नहीं, सम्मेलन तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी में हर 3 साल बाद हमारा राज्य सम्मेलन होता है, ठीक है। ये सम्मेलन हमारा ड्यू था और पूरे बिहार भर से प्रतिनिधि साथी आए हैं, चर्चा कर रहे हैं पार्टी के पूरे कामकाज की जो रिपोर्ट रही है पिछले 3 साल की, बिहार की आज की जो परिस्थिति है इसके ऊपर, और आगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में एक कार्यक्रम हम लोग तय करेंगे। ये है, नई कमेटी का भी चुनाव होता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी में तो इसी तरीके से काम होता है, जिसको आप कहते हैं कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी। तो पूरे लोग जो आए हैं वो डेलीगेट वो नीचे से चुन करके आए हैं, जिलों से, प्रखंडों से, और कुल कितने हैं हमारे पास इस समय डेलीगेट? 655, करीब 700 प्रतिनिधि यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। अलग अलग मोर्चे पर काम करने वाले लोग भी हैं, किसान मोर्चे पर, ग्रामीण मजदूरों के मोर्चे पर, महिला मोर्चे पर, छात्र नौजवानों के सवाल पर। तो बातें हो रही है अभी फिलहाल। कल एक उद्घाटन सत्र था जिसमें इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं सभी दलों को हमने बुलाया था और सभी दल के प्रतिनिधि आए थे और एक बातचीत अच्छी हुई वहाँ कि बिहार में और पूरे देश में, बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। और जब इससे पहले नीतीश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनका नारा होता था सुशासन की बात करके वो आए थे। अब मुख्यमंत्री का नारा है बुलडोजर राज, कि हम बुलडोजर का राज चलाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में बीजेपी क्या करना चाहती है। चुनाव से पहले 10,000 रुपये देने की बात हो रही थी, अब जगह जगह बुलडोजर चल रहा है, लोगों का घर गिराया जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। छात्र नौजवान अगर कोई शिकायत करे, पटना शहर में कोई जुलूस निकले, लाठियाँ चल रही हैं। तो लग रहा है कि बुलडोजर की सरकार है। लाठी गोली तो शायद अभी नहीं चली है, लेकिन गाली तो खूब मिल रही है लोगों को। तो लाठी की सरकार, गाली गलौज की सरकार, बुलडोजर की सरकार आ चुकी है। इसीलिए लड़ना है, लोग लड़ रहे हैं। और जिस तरह से नीतीश जी ने, एक ज़माने में नीतीश जी ने भरोसा दिया था लोगों को कि हम पूरे बिहार के जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है उस आंदोलन के प्रतिनिधि हैं। और बीजेपी के साथ अगर गठबंधन है भी, लेकिन सांप्रदायिकता के सवाल पर कहीं कोई समझौता नहीं होगा, भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं होगा, अपराध के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन ये कह करके उन्होंने पूरे बिहार को भाजपा के हाथ में सौंप दिया है। तो मेरे ख्याल से अभी कम्युनिस्टों के लिए भी और जितने समाजवादी धारा के लोग हैं सबके सामने ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि ये जो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, चुनाव तक उनको नीतीश जी की ज़रूरत थी, नीतीश कुमार के नाम पर उन्होंने वोट मांगा, लोगों ने भी भरोसा करके वोट दिया, लेकिन चुनाव के बाद अभी जो स्थिति बनी है तो वो तो लोग बेहद इस समय बिहार के अंदर नाराज़ हैं और एक नाउम्मीदी है। दूसरा, चुनाव से पहले SIR हुआ था। ये हम सब लोग समझ सकते हैं कि SIR का क्या परिणाम बिहार में निकला। अभी बंगाल में भी SIR हुआ है, तो लाखों लोगों के नाम चुनाव में वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए। जिनका नाम बाहर किया गया तो सवाल तो है कि उनका नाम फिर से जोड़ा जाना चाहिए। अब उल्टी बात हो रही है कि जिनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया, अब उनका राशन कार्ड चला जाएगा, अब उनका बैंक खाता बंद हो जाएगा, अब उनका ड्राइविंग लाइसेंस चला जाएगा, उनको जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती है वो सबसे वो वंचित हो जाएंगे। अब समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में कम से कम तो 22 लाख लोगों का उस समय नाम गया था, लेकिन नाम तो गया था ज़्यादा,
नए सिरे से कुछ 45 लाख लोगों के नाम जुड़ गए थे, इसीलिए संख्या को 22 लाख हम लोग कहते हैं। नहीं तो नाम तो 67 लाख लोगों के नाम कटे थे, और उनमें से सच में जो लोग गुजर गए हैं तो उनके बारे में ठीक है, उनका नाम नहीं रहना चाहिए। तो बहुत बड़े पैमाने पर कुछ नहीं तो 30-40 लाख लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है और उनके नाम कटे हैं बिहार में। तो ये एक बड़ा सवाल बिहार में, बंगाल में, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो बिहार को इस सवाल पर भी सोचना है। हम लोगों के सम्मेलन में सभी बात हो रही है, जिस तरह से भूमि अधिग्रहण चल रहा है, अलग अलग बहाना है, कहीं सड़क के नाम पर, कहीं सैटेलाइट टाउन के नाम पर, कहीं इंडस्ट्री के नाम पर, लेकिन निशाना एक ही है कि ज़मीन ले लो लोगों से, गरीबों से ज़मीन ले लो, किसानों से ज़मीन ले लो। और वो ज़मीन शायद देश में वही है, हर जगह अदानी और अंबानी को दे दो, कुछ बड़े पूंजीपतियों को दे दो। तो ये सवाल भी सम्मेलन में कल से, आज सुबह से चर्चा शुरू हुई, तो बड़े पैमाने पर लोग इस सवाल को उठा रहे हैं। महिलाओं के साथ जिस तरीके से लगातार चुनाव के बाद बलात्कार की बाढ़ सी आ गई बिहार में, बच्चियों के साथ, सबके साथ, और उसमें कहीं कोई लोगों को इंसाफ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। और अभी लास्ट एक बात करें कि जो नीट परीक्षा में फिर से जो पेपर लीक, तो ये सरकारें पेपर लीक की सरकार है, और बहुत एक तरीके से संगठित एक तंत्र चल रहा है। एक तरफ तो कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग माफिया है, लेकिन ये पूरा पेपर लीक अगर आप देखेंगे तो पूरे शिक्षा परीक्षा का जो पूरा तंत्र बन गया है देश में, वो भ्रष्टाचार के आधार पर चल रहा है। और इस पूरे भ्रष्टाचार को और बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी का हर स्तर पर पूरा संरक्षण मिला हुआ है, और यही वजह है कि इन मामलों में कहीं सुनवाई नहीं होती, कहीं कोई इंसाफ नहीं मिलता, और कहीं इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो इस दौर में नौजवानों के जो बड़े सवाल है रोज़गार का, परीक्षा में इतने 22 लाख पूरे देश के, उसमें बिहार के भी कितने बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ एक तरीके से लगा के लोग तैयारी करते हैं कि चलो ठीक है, मेडिकल में कहीं दाखिला मिल जाए, लेकिन अगर इस तरह का भ्रष्टाचार के आधार पर पूरे देश में शिक्षा परीक्षा तंत्र चलेगा, तब तो बिहार कह लीजिए पूरे देश में नौजवानों का पूरा भविष्य जो है उसके साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये सारी बातें सम्मेलन में अभी इस पर चर्चा हो रही है। कल तक सम्मेलन है, और इस पर हम लोग एक कार्यक्रम तय करेंगे और एक नई कमेटी का भी चुनाव करेंगे। वर्तमान देश में आपको क्या लग रहा है, जो मतदाता सरकार बना रही है या सरकार मतदाता बना रही है? तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि सरकार ने ये काम ले लिया अपने ऊपर। जो मतदाताओं का काम था सरकार चुनने का, अभी चुनाव आयोग के जरिए सरकार ने मतदाताओं को चुनने का कार्यक्रम अपने हाथ में ले लिया है। और ये हुआ है बिहार में, ये हुआ है बंगाल में, हर जगह अब तो पूरे देश में हो रहा है। और जहाँ भी हो रहा है वहाँ लाखों की तादाद में लोग, उनके जो सबसे बुनियादी अधिकार है वोटिंग राइट, इस राइट से उनको वंचित किया जा रहा है। सर, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि वार को देखते हुए कि सोना न खरीदें, गाड़ी से का कम से कम उपयोग करें, विदेश यात्रा न करें, क्या कहेंगे इसको? आप किस संदर्भ में देख रहे हैं? इससे तो पहली बात जो आपको समझ में आ जाएगी कि प्रधानमंत्री किन के बारे में सोचते हैं। सोना ना खरीदे तो सोना कितने लोग खरीदते हैं देश में? आप विदेश यात्रा ना करें, कितने लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं? तो देश का, हमारे समाज का एक बहुत छोटा हिस्सा है जो सोना खरीदते होंगे, जो विदेश घूमने के लिए जाते होंगे। तो इन्हीं के बारे में वो बात कर रहे हैं। वो 80-90% लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनको घर से बाहर निकले बगैर उनको दिहाड़ी नहीं मिलने वाली है, वो उनको सलाह दे रहे हैं कि घर में रहो। जो ट्रेन में भर भर करके आते हैं किसी तरीके से जान हथेली पे लेकर के, उनसे आप कह रहे हैं कि पब्लिक इसमें चलो, ट्रांसपोर्ट में। उनके पास कोई निजी गाड़ी है क्या? वो तो उसी में चलते हैं। तो आपने तो पूरे देश के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसको ख़त्म कर दिया। आपने पूरे देश में ऐसी नीति थोपी जो आज ये जो आप गैस का, पेट्रोल का, डीजल का ये जो संकट देख रहे हैं, ये रातों रात तो नहीं आया है। ये तो पिछले 10 साल से आपकी पूरी निर्भरता बनी हुई है कि पूरे देश में भी जो एक समय ONGC था, हमारे देश के तेल की कंपनियां थी, देश के अंदर
और कहाँ तेल मिल सकता है, गैस मिल सकता है, इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सोचा जाता था, वो सब खत्म हो गया है। तो पूरी तरह से अमेरिका परस्त, पूरे देश को आत्मनिर्भर कहते रहे कि आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन देश को इन्होंने अमेरिका निर्भर बना दिया। तो ये जो अमेरिका निर्भरता, अमेरिका परस्ती, और आज अमेरिका खुद परेशान है, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान भी तब परेशान होगा। तो इनकी नीतियों के चलते आज देश में इतना बड़ा संकट आया है, और वो पूरा का पूरा संकट का बोझ उन लोगों पर लाद रहे हैं, गरीबों पर ज़्यादा लाद रहे हैं, मजदूरों पर ज़्यादा लाद रहे हैं। और हमें लगता है कि इसमें लोग इस बात को एकदम समझ रहे हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि मजदूरी के सवाल पर, परीक्षाओं के सवाल पर हर जगह आंदोलन चल रहा है। और बहुत ये जो मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने जो बेरोजगार नौजवानों के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, इन्होंने कहा कि ये पूरे देश में ये कॉकरोच है, पैरासाइट है। तो पढ़े लिखे नौजवान जो अपने हक की आवाज़ उठाते हैं, उनके बारे में अगर कोई देश के मुख्य न्यायाधीश उनको कह दे कि पैरासाइट है, ये देश के दुश्मन है, तब ये नौजवान जाएंगे कहाँ? तो मेरे ख्याल से बहुत चिंता की बात है कि देश में तमाम संस्थाओं में भी जो गिरावट आई है, और ये सरकार तो पूरी तरह से एक बोझ बन चुकी है। एक लाइन में अगर ये आपसे जानना चाहें कि प्रधानमंत्री ये देश के लोगों की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? न, जिम्मेदारी जो वो तो कभी भी निभाते हुए हमने देखा नहीं। पहली बात तो वो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूरे साल भर उनके भाषणों को सुनिए, वो सारे भाषण देश में देश को विभाजित करने के लिए, लोगों में नफरत भरने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए करते रहते हैं। तो सबके लिए तो बात करते ही नहीं है। अभी हमने बताया कि इतना बड़ा संकट अगर आया है, आप ही की वजह से आया है, आपको उस संकट में पूरे देश को संबोधित करना है, लेकिन आप संबोधित कर रहे हैं कुछ बड़े अमीरों को कर रहे हैं, कुछ पैसे वाले लोगों को ही कर रहे हैं। गरीब जो हैं वो आपकी नज़र में कहीं है ही नहीं। वो राशन आप देते हैं, जिनको आप राशन देते हैं उनसे आप कह रहे हैं कि भाई सोना मत खरीदो, उनसे आप कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल कम फूको। ये कौन सी बात हो रही है? इसीलिए ये प्रधानमंत्री कभी भी इन्होंने प्रधानमंत्री की भूमिका इन्होंने नहीं निभाई, और ये जैसे जैसे समय जा रहा है लोग और ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। जो बातें होती थी कि दुनिया में भारत का कोई डंका बज रहा है, वो भी बहुत बड़ा झूठ था, और उस झूठ का भी भंडाफोड़ हो गया है। सर, विपक्ष का क्या पोजीशन है, खासकर आपकी पार्टी का क्या विजन है, क्या रोल है, कैसे स्टैंड कीजिए रहे हैं? विपक्ष में हम लोग तो हमेशा रहे, हम तो कभी सत्ता में रहे नहीं हैं। तो स्टैंड करने का एक ही है कि जनता के साथ, जन मुद्दों के साथ, जन संघर्षों के रास्ते हम लोगों को बढ़ना है, और यही हम लोग करते रहे हैं। पिछले जब से हमारी पार्टी बनी बिहार में, पिछले 50 साल से यही पार्टी का रास्ता रहा है, और इस रास्ते पर ही हम लोग चल रहे हैं, चलेंगे। और ये ज़रूर है कि इससे पहले देश में इतनी ख़राब स्थिति नहीं थी। लोगों को ये लगता था कि चलो न्यायालय में जाएंगे तो वहाँ इंसाफ मिल जाएगा, चुनाव होगा तो चलो चुनाव में कुछ कोई सरकार अगर नापसंद है तो उसके खिलाफ वोट दे करके उस सरकार को अब गिरा देंगे। तो अब जिस तरीके के चुनाव हो रहे हैं, जो न्यायपालिका का रुख है, वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में लोगों के लिए बहुत ही एक चुनौती वाला दौर है। और इस दौर में भी लेकिन हमारे लिए लोगों के आंदोलन, लोगों का संघर्ष, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सर, क्या देखते हैं आखिर लेफ्ट इतनी मेहनत ज़मीनी स्तर पर करते हुए दिखाई देती है, लेकिन कहीं भी उसका परिणाम उस तरह से नहीं आ पाता सामने। अगर बंगाल की हम बात करें तो लेफ्ट काफ़ी वहाँ मजबूत हुआ करता था, लेकिन जब इस बार का चुनाव देखे तो लेफ्ट वापसी नहीं की, बल्कि बीजेपी वहाँ आ गई। तो आपको क्या लगता है बीजेपी को कैसे रोका जा सकता है, और लेफ्ट फिर क्यों नहीं उसको सरकार या सत्ता तक पहुँच पाती है? बीजेपी को रोकने के लिए इस देश में आंदोलन के अलावा, जिसके बारे में हमने कहा कि देश को अब आज़ादी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के इस शासन से जो तानाशाही है, इससे लोकशाही के लिए एक आज़ादी जैसा एक आंदोलन चाहिए। तो वो तो सिर्फ माले का अपना नहीं है, वो तमाम हर तबके के लोगों के सामने बड़ा सवाल है, पूरे देश के तमाम विचारधारा के लोगों के सामने सवाल है। लोग सोचेंगे, जहाँ तक आपने पूछा कि भाई वामपंथी इतनी मेहनत करते हैं और वो मेहनत चुनाव में उसका परिणाम नहीं दिखता है, ऐसा रहेगा, लेकिन इससे हमारे मेहनत में कोई कमी नहीं आने वाली है। हम वो ऐसे लोग नहीं हैं कि चुनाव में कितनी सीटें हैं, कभी हमको 0 सीट भी मिल गई थी बिहार में, 2010 में हमारे पास एक भी सीट नहीं थी। तो इस बार भी ये हमें पता है कि हमें 2020 में
जब 12 सीट मिली थी हमें 13 लाख वोट मिले थे। इस बार हमें सिर्फ 2 सीट मिली, लेकिन वोट हमें मिले हैं 14 लाख से ज़्यादा। तो हमारे लिए वोट महत्वपूर्ण है। लोगों ने जिस उम्मीद के साथ हमारे साथियों के लिए वोट डाला है चुनाव में, तो वो लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उनकी उम्मीद महत्वपूर्ण है, उनके सवाल महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हमारी मेहनत में, हमारे प्रयासों में कतई कोई कमी नहीं आएगी। बाकी चुनाव में हार जीत अपनी जगह विपक्ष का गोलबंद नहीं रह पाना चुनाव के समय में, ये एक महत्वपूर्ण है। सड़क के लिए भी है, हर तबके के लिए है, उनके आंदोलनों के लिए है। हमारी यही कोशिश होगी कि पूरा बिहार में विपक्ष और मजबूत हो, विपक्ष की एकता मजबूत हो, विपक्ष की गतिविधियां और तेज हो, और जनता और ज़्यादा संगठित होकर के चुनाव के समय विपक्ष एकजुट बाकी नहीं हो ठीक है, पाता चुनाव याद है, सर। अभी इसमें तो क्या चुनाव कारण तो- आपको दिखाई देता है सर? कोई कारण अभी नहीं है। अभी तो चुनाव जहाँ जहाँ हुए हैं, बंगाल में लोग कह रहे हैं कि भाई बड़े पैमाने पर फिर वोट चोरी हुई। असम में जिस तरीके से परिसीमन हुआ है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र में मजाक हो गया है। तो चुनाव में तो किस तरीके से भाजपा के लोग चुनाव जीत रहे हैं वो सबके सामने है, और पूरे देश के सामने सवाल है कि कैसे इससे आपको एक छुटकारा मिले।